बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसफ़ की 14th एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखिए बगैर हम इसे शुरू करते हैं। मेहताब भाई ने कमरे के खुले दरवाजे से अंदर झांका। महमल से कहो शॉपिंग के लिए चले, इसके जूते का नाप लेना है वरना बाद में खुद कहेगी कि पूरा नहीं आता। वो बेड पे किताबें खोले बैठी थी जबकि मुसरत अलमारी से कुछ निकाल रही थी। ताई की आवाज पर दोनों ने बुरी तरह चौंक कर इन्हें देखा था। जो इसे नजरअंदाज किया मुसरत से मुखातिब थी। तो वसीम वाला किस्सा अभी तक बाकी है, इसने कोप से सोचा था। पिछले कुछ दिनों में पे दर पे होने वाले वाकयात ने वक्ती तौर पर इसे वह मामला भुला दिया था। ये भी कि हसन की मुखालफत अभी बरकरार थी। मगर ताई अम्मा मैं इनकार कर चुकी हूँ। लड़की, मैं तुम्हारी माँ से बात कर रही हूँ। मगर मैं आपसे बात कर रही हूँ। इसका लहजा नर्म मगर मजबूत था। मुसरत, इससे कहो तैयार हो जाए, मैं गाड़ी में इसका वेट कर रही हूँ। वो खटखट करती वहां से चली गई। इसने बेबसी से माँ को देखा। वो इससे भी ज्यादा बेबस नजर आ रही थी। अम्मा, आप अभी चली जाओ महमल, वरना वो हंगामा कर देंगी। ये समझती क्यों नहीं है? वो जिद होकर किताबें रखने लगी। शायद हसन कुछ कर सके। मुझे हसन से बहुत उम्मीद है और मुझे अल्लाह से है। वो कुछ सोचकर अबाया पहनने लगी, फिर स्याह हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटा और पिन लगाए। खामखा हंगामा करने का फायदा ना था। चली ही जाए तो बेहतर है, बाकी बाद में देखा जाएगा। लॉन्च में सीढ़ियों के पास लगे आईने के सामने वो रुकी। एक नजर अपने अक्स को देखा। स्याह हिजाब में सुनहरी चेहरा दमक रहा था। ऊंची पोनी टेल से हिजाब पीछे से उठ सा गया था और वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो यूं ही खुद को देखती पलटी ही थी कि आखिरी सीढ़ी उतरते हसन पर नजर पड़ी। किधर जा रही हो? ताई अम्मा के साथ शादी की शॉपिंग पे। तुम राजी हो महमल? वो भौंचा सा इसके करीब आया। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। इसके घर में मुझे अपनी रजा से इस फैसले का इख्तियार नहीं मिला मोहसिन भाई। वो कितने ही लम्हे खामोश खड़ा इसे देखकर आ, फिर आहिस्ता से लब खोले। हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और महमल को लगा इसने थप्पड़ दे मारा है। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? वो बमुश्किल जब्त करके बोल पाई थी। हाँ, मैं तुम्हें इस दलदल से निकालने की बात कर रहा हूँ। आप कोर्ट मैरिज की बात? इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे बात करेंगे। तुम्हें एतराज क्यों है महमल? ये तुम्हारी शादी जबरदस्ती वसीम से कर देंगे और तुम? हसन भाई प्लीज, आपको पता है कोर्ट मैरिज क्या होती है? सरकारी शादी, कागजों की शादी। मैं ऐसी शादी को नहीं मानती जिसमें लड़की के वली की मर्जी शामिल ना हो। और मैं क्यों यूं छुपकर शादी करूंगी? ना आपसे ना वसीम से। मेरा रास्ता छोड़ दें। वो बेबस सा सामने से हटा तो वो तेजी से बाहर निकल गई। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी ताई मेहताब इसका इंतजार कर रही थी। वो अंदर बैठी और दरवाजा जोर से बंद किया। उसी पर ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर कोई अंदर बैठा। इसने ड्राइवर समझकर यूं ही बैक व्यू में देखा तो झटका सा लगा। वो वसीम था। अपने असली मायने खैर अंदाज में मुस्कुराते वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। इसे लगा इससे गलती हो चुकी है, मगर अब क्या किया जा सकता था। लब कुचलती वो खिड़की से बाहर देखने लगी। ताई मेहताब मंगनी की शॉपिंग कर रही थी या शादी की, वो कुछ न समझ सकी। बस चुपचाप इनके साथ मेट्रो में चली आई। वो जहां बैठी इनके साथ बैठ गई। सुना है तुमने बड़ा शोर डाला था। ताई उठकर एक शोकेस के करीब गई तो वो इसके साथ सोफे में धंसकर बैठा। महमल बिदक कर उठी। अरे बैठे बैठे हो, मुझे तुमसे बात करनी है। शॉप की तेज पीली रोशनियां वसीम के चेहरे पे पड़ रही थी। गिरेबान के खुले बटन, गर्दन से लिपटी चेन और शौक रंग की शर्ट। उफ, इससे कराहत आ रही थी। क्या बात करनी है? तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती तो किससे करना चाहती हो? वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। इसके ज़हन के पर्दे पे एक चेहरा सा उभरा, एक अंदरूनी ख्वाहिश, एक दबती है जज्बाती मोहब्बत की अधूरी कहानी। इसने बेख्तियार सर झटका। ना आपसे ना किसी और से। आप मेरा पीछा छोड़ के नहीं देते? ऐसे नहीं महमल डियर, अभी तो हमने बहुत वक्त साथ गुजारना है। वो खड़े होकर इसके करीब आया और फिर 2 कदम वो पीछे हटी।
दुकान लोगों से भरी हुई थी, फिर भी महमल को इसके इस बेबाक अंदाज से खौफ आता था, ना मालूम वो क्या कर डाले। अच्छा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कदम उठाता इसके नजदीक आ रहा था। उधर आइसक्रीम पार्लर में बैठकर बात करते हैं। ताई ताई अम्मा। बेबस वो भीड़ में ताई मेहताब की तलाश में इधर उधर देखने लगी। तुम्हारी ताई को इनकी कोई फ्रेंड मिल गई है, वो अभी नहीं आएंगी। तुम इधर करीब तो आओ ना महमल डियर। वसीम ने हाथ बढ़ाकर इसकी कलाई थामना चाहिए। इसकी उंगलियां इसकी कलाई से जरा मस हुई। महमल को जैसे करंट सा लगा। हाथ में पकड़ा हैंडबैग इसने पूरी कुव्वत से वसीम के मुंह पे दे मारा। घटिया आदमी, पीछे हो, वो चिल्लाई थी। बैग इसकी नाक पर जोर से लगा था। वो बिलबिलाकर पीछे हटा। शोर की आवाज पे बहुत से लोग उधर मुतवज्जा हुए। सेल्स बॉयज काम छोड़कर इनकी तरफ लपके। यू बिच। वसीम तो गुस्से से पागल ही हो गया। नाक पे हाथ रखे वो जारहाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा ही था कि एक लड़के ने इसे पीछे से पकड़ लिया। क्या तमाशा है? वो है, क्यों बच्ची को तंग कर रहे हो? मैडम क्या हुआ? ये बंदा तंग कर रहा था आपको? बहुत सी आवाजें आसपास उभरी। कुछ लड़कों ने वसीम को बाजुओं से पकड़ रखा था। ये मुझे तंग कर रहा था, अकेली लड़की जानकर। इसने बामुश्किल खुद को संभाला और कहकर पीछे हट गई। इसे मालूम था कि अब क्या होगा, और वाकई वही हुआ। अगले ही लम्हे वो लड़के वसीम पर पड़ पड़े। वो गालियां बकता खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो सब बहुत ज्यादा थे। मारो इसे और मारो। शरीफ लड़कियों को छेड़ता है। एक उमर रसीदा साहब हजूम के पास खड़े गुस्से से कह रहे थे, जोर से मारो, इसे इबरत की मिसाल बना दो। अपने घर माँ बहन नहीं है क्या? और वो माँ जब तक दुकान में लगे हजूम तक पहुंची, वो वसीम को मार मार कर अधमुआ कर चुके थे। ताई इसकी तरफ लपकी। थोड़ी ही दूर सोफे पे महमल बैठी थी, टांग पे टांग रखे मुतमईन सी वसीम को पिटते देख रही थी। महमल ये इसे क्यों मार रहे हैं? क्योंकि इसके बाप के कहने पे मुझे कभी ऐसे ही मारा गया था। बकवास मत करो, बड़ी दिलचस्प बकवास है ये, आप भी इंजॉय करें ना। वो महजूज सी वसीम को पिटते देख रही थी। शॉप का बुखलाया हुआ मैनेजर और सेल्स बॉय मुश्तिल नौजवानों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। सर प्लीज देखें। सेल्स बॉयज की मिन्नत के बावजूद वो लड़के इनको देखने की भी जहमत नहीं कर रहे थे। हवास बागता सी ताई मेहताब इनकी तरफ दौड़ी। मेरे बेटे को छोड़ दो, परे हटो मर्दूद। वो चिल्ला चिल्लाकर इन लड़कों को हटाने की सही कर रही थी। सोफे पर बैठी महमल मुस्कुराते हुए चिप्स का पैकेट खोल रही थी। अब ये मरते दम तक मुझे साथ नहीं लाएंगी। सारी सूरत हाल से लुत्फानंदोज होती वो चिप्स निकाल कर कुतरने लगी। नेक्स्ट पार्ट। इसने दरवाजा हौले से बजाया। मध्यम दस्तक ने खामोशी में इर्ताश सा पैदा किया। आजा महमल। अंदर से फरिश्ते की थकन ज़दा मुस्कुराती आवाज आई। इसने हैरत से दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम। और आपको कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? मैं तुम्हारी चाप पहचानती हूँ। वो बेड पे बैठी थी, घुटनों पे लिहाफ पड़ा था, हाथ में कोई किताब थी। भूरे से बाल शानों पे थे और चेहरे पे जरा सी थकान थी। महमल अंदर दाखिल हुई तो फरिश्ता ने किताब साइड टेबल पर डाल दी और जरा सा खिसक कर जगह बनाई। आओ बैठो। नाइस रूम, फर्स्ट टाइम आई हूँ आपके हॉस्टल। महमल सताइशी निगाहें एतराफ में डालती बेड की पाइंती के करीब बैठी। वो स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस थी, जबकि फरिश्ते बिल्कुल मुख्तलिफ घर वाले हुलिये में थी। फिर कैसा लगा हॉस्टल? बहुत अच्छा। और आप आज स्कूल क्यों नहीं आई? यूं ही तबीयत जरा मजमहल से थी, वो थकान से बोली। इसका चेहरा महमल को बहुत जर्द सा लगा था, शायद वो बीमार थी। अपना ख्याल रखा करें। फिर कदे तवक्कुफ से गोया हूँ, आप हमारे साथ हमारे घर चलकर क्यों नहीं रहती? वो आपका भी तो घर है, आपका हक है इस पे। आपको इस घर से अपना हिस्सा मांगना चाहिए। मुझे मिट्टी के मकान का क्या करना है? वो तो मैं एक दिन खुद भी बन जाऊंगी। मुझे तो रिश्तों में से हक चाहिए, तो इनमें जोर देना। कोई और बात करो महमल। वो ठंडी सांस लेकर रह गई। मुझे इल्म ही ना था कि मेरी एक बहन भी है, और सारी उम्र मैं बहन के लिए तरसती रही। हम लोगों के साथ के लिए नहीं तरसते महमल, हम लोगों के साथ की चाह के लिए तरसते हैं, और इसी चाह से मोहब्बत करते हैं। वो लोग मिल जाते हैं तो फिर यूं लगता है कि वो तो कुछ ना थे,
सब कुछ तो वो चाह थी जिसकी हमने सदियों प्रस्तिश की थी। क्योंकि काफी फिलॉसफी हो गई है, सो प्लीज। अच्छा सुनो, एक बात बताऊं? वो पुरजोर सी बताने लगी। कल दाई अम्मा मुझे वसीम के साथ शॉपिंग पे ले गई और मैंने इसे शॉप में लोगों से पिटवाया। बुरी बात, कुरान की तालिबा ऐसी होती है क्या? अरे इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी और इसे सबक सिखाने के लिए ये जरूरी था। यू नो, सेल्फ डिफेंस। हुमायूं कैसा है? एकदम, इसने पूछा और खुद भी हैरान रह गई। अब बेहतर है। ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो वाकईतन खुश हुई थी, चेहरा जैसे खिल उठा था। फरिश्ते बगौर इसके तासुरात जांच रही थी। तुम इसे पसंद करती हो, राइट? इसकी निगाहें बेख्तियार झुक गईं। रुखसार गुलाबी पड़ गई। इसे तवक्का ना थी कि फरिश्ते इतने आराम से पूछ लेगी। बताओ ना। फरिश्ते टेक छोड़कर सीधी हुई और गौर से इसका झुका सर चेहरा देखा। पता नहीं, मुझे सच बोलने वाली महमल पसंद है। हाँ शायद, इसने एतराफ करते हुए पल भर को निगाहें उठाई। फरिश्ते हनूज संजीदा थी। और हुमायूं? हुमायूं? इसके लब मुस्कुरा दिए। वो कहता है वो बीच राह में छोड़ देने वालों में से नहीं है। वो सर झुकाए मुस्कुराती हुई बेडशीट पे उंगली फेर रही थी। दूसरी तरफ देर तक खामोशी छाई रही तो इसने चौंक कर सर उठाया। फरिश्ते बिल्कुल खामोश थी। इसके दिल को यूं ही शक सा हुआ था, कहीं फरिश्ते तो हुमायूं से, आखिर वो दोनों साथ पले बड़े हैं। इसका दिल जोर से धड़का। क्या सोच रही हैं? यही कि जब मैं हुमायूं के लिए तुम्हारा रिश्ता लेने जाऊंगी तो करीम चचा मुझे शूट तो नहीं कर देंगे। आखिर मैं हुमायूं की बहन हुई ना। और महमल खिलखिलाकर हंस दी। सारे वहम शक को शुबे हवा हो गए। फरिश्ते भला ऐसी फीलिंग्स कैसे रख सकती थी? वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। अच्छा ये देखो, इसने एक किताब में से एक लिफाफा निकाला। एक लंच इनविटेशन है, मुझे इनवाइट किया है नसीम आंटी ने। वो अम्मा की एक बहुत पुरानी फ्रेंड है, इन्हीं के क्लब में है इस संडे को। तुम चलोगी? मगर इधर क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, सिर्फ लंच है, आंटी ने कहा। अगर मैं आ जाऊं तो अच्छा है, अम्मा के कुछ पुरानी फ्रेंड से भी मिल लूंगी। तुम चलोगी? श्योर। वो पूरे दिल से मुस्कुराई और फिर कुछ देर बैठकर वापस चली आई। नेक्स्ट पार्ट। इतवार की वो दोपहर में मुकर्ररा वक्त पे मस्जिद के बरामदे में खड़ी थी। स्याह बाय में मजबूत स्याह हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटे वो खड़ी बार बार कलाई पे बंदी घड़ी देखती रही। अबाया वो अब भी कभी कभी बाहर पहनती थी। हाँ, निकाब नहीं करती थी, सिर्फ हिजाब कर लेती थी। दफ्तर में ऊपर सीढ़ियों पे आहट हुई। महमल ने सर उठाया। फरिश्ते तेजी से जीने उतर रही थी। एक हाथ में चाबी पकड़े, दूसरे से वो पर्स में कुछ खंगाल रही थी। अस्सलाम वालेकुम, तुम पहुंच गई? चलो, उजलत में कहते हुए इसने पर्स बंद किया और बरामदे की सीढ़ियां उतर गई। महमल इसके पीछे बोली, हुमायूं घर में ही होगा? मिन्ना ने वो गेट के बाहर रुककर बोली तो महमल मुस्कुरा दी। श्योर। वो लॉन्च में ही था, सोफे पे बैठे, पांव मेज पे रखे, चंद फाइल्स का सरसरी सा मुताला कर रहा था। इन्हें आते देखा तो फाइल्स रखकर उठ खड़ा हुआ। खुश आमदीद। फरिश्ते के पीछे आती महमल को देखकर वो मुस्कुरा दिया था। इसका चेहरा पहले से कदरे कमजोर लग रहा था, मगर अस्पताल में पड़े हुमायूं से वो खासा बेहतर था। मैं हुमायूं के इतने सालों में भी अस्सलाम वालेकुम कहना नहीं सिखा सकी महमल, और कभी तो मुझे लगता है मैं इसे कुछ भी ना सिखा सकूंगी। फरिश्ते ने थकी हुई सांस लेकर महमल को बताया था। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वो हंस दिया था। बैठो। वो इसके सामने वाले सोफे पे बैठ गई, मगर फरिश्ते खड़ी रही। नहीं हुमायूं, हमारे पास बैठने का वक्त नहीं है, मगर तुम्हारी बहन तो बैठ गई है। फरिश्ते ने मुड़कर महमल को देखा जो आराम से सोफे पे बैठी थी। बहन उठो, हम बैठने नहीं आए। महमल एकदम गड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। फरिश्ते हुमायूं की तरफ चल पड़ी। फरिश्ते हुमायूं की तरफ पलटी। हम बस तुम्हारा हाल पूछने आए थे, तुम अब ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मगर बैठो तो सही। नहीं, हमें लंच पे जाना है नसीम आंटी की तरफ, अम्मा की कुछ फ्रेंड्स से भी मिल लेंगे। और महमल? इसने सवालिया अब्रू उठाई। महमल, जाहिर है मेरी बहन है तो मेरे साथ ही रहेगी ना। वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अबाया में मलबूस वो दोनों दराज कर लड़कियां इसके सामने खड़ी थीं। स्याह हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटे, दोनों की एक जैसी सुरहनी आंखें थीं। ये फैसला करना मुश्किल था कि इनमें से कौन ज्यादा खूबसूरत थी। हाँ, फरिश्ते 2 इंच ज्यादा लंबी जरूर थी। इसके चेहरे पे जरा संजीदगी थी,
जबकि महमल के चेहरे पे कम उम्र की मासूमियत बरकरार थी। और ये वो महमल तो ना थी जिससे वो पहली बार इसी लाउंज में मिला था। शाह मुकेश की साड़ी, छोटी आसीनों से झलकते गुदाज बाजू और ऊंचे जूड़े से निकलती घुंघरियाली लटों वाली, इसे इसका एक एक नक्श याद था। वो कोई और महमल थी और ये अबाया और हिजाब वाली कोई और थी। ऐसे क्या देख रहे हो? यही कि तुमने महमल को अपने रंग में रंग लिया है। ये मेरा रंग नहीं है, ये सवतुल्लाह है, और अल्लाह के रंग से बेहतर कौन सा रंग हो सकता है। चलो महमल। ओके हुमायूं, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। वो महमल का बाजू थामे मुड़ी ही थी कि वो पुकार उठा, सुना फरिश्ते? हाँ, वो दोनों साथ ही पलटी। तुम बहुत बोलती हो और तुमने महमल को एक लफ्ज भी बोलने नहीं दिया, तुम्हें मालूम है? मुझे मालूम है, और तुमने सारी उम्र तो इसी को सुनना है। ये कम है कि मैंने तुम्हें इससे मिलवा दिया? मगर नहीं, इंसान बहुत नाशुक्र है। चलो महमल। वो महमल को बाजू से थामे इसी तरह उजलत में वापस ले गई और वो हैरतों में घिरा खड़ा रह गया। फिर सर झटक कर मुस्कुरा दिया। ये फरिश्ते को किसने बताया? नेक्स्ट पार्ट। इस गोल मेज के गिर्द दोनों अपनी नशिस्तों पे बोर से बैठी थी। बाकी कुर्सियों पे आंटी टाइप चंद खवातीन जलवा अफरोज थी। महमल बार बार कलाई पे बंदी घड़ी को देखती। वो वाकई बहुत बोर हो रही थी। फरिश्ते ही थी जो अपने साथ बैठी नसीम आंटी से कोई ना कोई बात कर लेती, वरना वो तो मुसलसल जमाई रोकती बेजारी से इधर उधर देख रही थी। इस मुल्क में औरतों को वो हकूक हासिल नहीं जो मर्दों को हैं। वो ना चाहते हुए भी मिसेस रजी की तरफ मुतवज्जा हो गई, जो नाक चढ़ाए अपना अंगूठियों से मुज़य्यन हाथ हिलाकर कह रही थी, और ये सदी की सबसे बेवकूफाना बात है अगर कोई कहे कि मर्द औरतों से बढ़तर है। मैं तो नहीं मानती ऐसी कोई बात। बिल्कुल, वो सब गुरूर और तफाकुर में डूबी औरतें एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रही थी। महमल का पर्स मेज पे रखा था, इसने इसको उठाकर गोद में रखा, फिर अंदर से अपना सफेद कवर वाला कुरान निकाला जो वो हमेशा साथ रखती थी। ये सब जहालत की बातें हैं मिसेस रजी। जब तक इस मुल्क में तालीम आम नहीं होगी, लोग औरत और मर्द के बराबर हकूक तस्लीम ना कर सकेंगे। और नहीं तो क्या, इसी कदामत परस्ती की वजह से हम आज यहाँ हैं और दुनिया चांद पे पहुंच गई है। इसने सर उठाया और जरा सा खनकारी। मुझे आप लोगों से इत्तफाक नहीं है। तमाम खवातीन चौंक कर इसे देखने लगी, और मेरे पास इसके लिए दलील भी है। ये देखें। इसने गोद में रखा कुरान ऊपर किया। उधर सूरह निसा में, नहीं प्लीज, उफ नहीं, नॉट अगेन, ओह प्लीज डोंट ओपन इट। मिली जुली नागवार मुस्तरब सी आवाजों पे वो रुक कर ना समझी के आलम में इन्हें देखने लगी। जी खुदा के लिए इसको मत खोलें, वो कह रही थी, और वो हद तक बैठी रह गई। ये मुसलमान औरतें थीं, ये वाकई मुसलमान औरतें थीं। इनको आसमानी किताबों पे ईमान ना था। ये कुरान को नहीं सुनना चाहती थी, इस अल्लाह की बात को नहीं सुनना चाहती थी जिसने इनको माल और हुस्न दिया था। वो चाहता तो इनकी सांसें रोक देता, इनके दिल बंद कर देता, मगर इसने इनको हर नेमत दे रखी थी, फिर भी वो इसकी बात नहीं सुनना चाहती थी। ये तो कुरान की आयत है, अल्लाह का कलाम है, आप सुने तो सही। ये तो इसने कहना चाहा, प्लीज आप हमारे डिस्कशन में मुखल ना हो, और वो खामोश हो गए। इतनी हर धर्मी शायद वो बदनसीब औरतें थी जिनको अल्लाह अपनी बात सुनवाना पसंद नहीं करता था, और हर वो शख्स जो रोज कुरान नहीं पढ़ता वो बदनसीब होता है। अल्लाह इससे बात करना भी पसंद नहीं करता। फिर वो इधर नहीं बैठी, तेजी से उठी, कुरान बैग में रखा, फरिश्ते से मैं घर जा रही हूँ कहकर बगैर सुने वो वहां से चली आई। कैसे मुसलमान होकर ये सब कह सकती हैं वो, इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। पीछे को भाग दिल बहुत भर आया था तो आंसू बह पड़े। वो चेहरा फेरे खिड़की से बाहर देखने लगी। सड़क के एक तरफ दरख्त पीछे भाग रहे थे। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था जिसे वो साथ लेकर आई थी। ताई महताब की बहू बनने पर यह एजाज तो इसे मिलना ही था, और रोक टोक भी कदरे कम हो गई थी, मगर अभी वो इन बातों को नहीं सोच रही थी। इसका दिल तो इन औरतों के रवैये पर अटक सा गया था। इसे लगा एकदम गाड़ी झटके से रुकी। वो चौंक कर आगे देखने लगी। क्या हुआ? बीबी गाड़ी गर्म हो गई है शायद,
रेडिएटर में पानी कम है, मैं देखना भूल गया था। ड्राइवर परेशानी से कहता बाहर निकल गया। वो गहरी सांस लेकर रह गई। सड़क कदरे सुनसान थी। गो के वक्फे वक्फे से गाड़ियां गुजरती दिखाई देने लगी, मगर इर्द गिर्द आबादी कम थी। वो कोई इंडस्ट्रियल एरिया था। बहुत दूर ऊंची इमारतें दिखाई देती थी। जरा ड्राइवर बोनट खोलकर चेक करने लग गया था और वो सर सीट से टिकाए आंखें मूंदे इंतजार करने लगी। बीबी। थोड़ी देर बाद इसकी खिड़की का शीशा बजा। इसने चौंक कर आंखें खोली। बाहर ड्राइवर खड़ा था। क्या हुआ? इसने शीशा नीचे किया। इंजन गर्म हो गया है, मैं कहीं से पानी लेकर आता हूँ। आप अंदर से सारे दरवाजे लॉक कर लें, मुझे शायद थोड़ी देर लग जाए। ठीक है, जाओ। इसने शीशा चढ़ाया, सारे लॉक बंद किए और चेहरे पे हिजाब का एक पल्लू गिराकर आंखें फिर से मूंद ली। उधेड़ उम्र ड्राइवर 6-7 बरस से इनके यहाँ मुलाजमत कर रहा था और खासा शरीफ उल नफ्स इंसान था। सोवा मुतमईन थी। वो गर्मियों की दोपहर थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी हफ्ज़दा हो गई। घुटन और हफ्ज़ इतना शदीद था कि इसने शीशा खोल दिया। जरा सी हवा अंदर आई, मगर गाड़ी के साकिन होने के बाइस माहौल पहले से ज्यादा गर्म हो गया। वो थोड़ी ही देर में पसीना पसीना हो गई। बेख्तियार सीट पे तह करके रखा दुपट्टा उठाया और इससे हवा झलने लगी। गर्मी इतनी शदीद थी कि इसे लगा वो भट्टी में जल रही है। काफी देर गुजर गई, मगर ड्राइवर का कोई नामो निशान ना था। बेख्तियार वो सूरह तलाक की तीसरी आयत आखिर से पढ़ने लगी। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए रास्ता बना ही लेता है। 1.5 घंटे से ऊपर होने को आया था। वो गर्मी से निढाल, पसीने में शराबूर कितनी ही देर से दुआ कर रही थी, मगर जाने क्यों आज कोई रास्ता नहीं खुल रहा था। फिर जब सूरज सर पे पहुंच गया और बाहर से आती धूप और गर्मी में इजाफा होता चला गया, तो इसने घबराकर शीशे बंद कर दिए। और फिर से वही हुआ। घुटन जदा और हफ्ज़दा बंद गाड़ी जैसे बंद डब्बा हो या बंद कब्र, या समंदर की तह में तैरती किसी मछली का पेट। मछली का पेट? इसने हैरत से दोहराया। ये मेरे दिल में कैसे ख्याल आया कि यह मछली का पेट है? वो उलझी और फिर से इसे वो क्लब की औरतें याद आईं और उनका वो घमंडी रवैया। इसके ख्याल की रूह भटकने लगी। पता नहीं वो क्यों इस रब की बात नहीं सुनना चाहती थी, जिसके हाथ में इनकी सांसें हैं। अगर वो चाहे तो इन मुनकरीन की सांसें रोक दे, मगर वो ऐसा नहीं करता। क्यों? इसने खुद से सवाल किया। इसकी आवाज बंद शीशों से टकराकर पलट आई। बाहर फिजा साफ दिखाई दे रही थी। दूर से झलकती ऊंची इमारतें, इनके ऊपर आसमान जहां से परिंदे उड़ते हुए गुजरते थे। ये इमारतें, ये आसमान, जमीन, ये उड़ते परिंदे, ये जमीन को रोनते हुए चलते मुतकब्बिर लोग, वो सब जिंदा थे। इनकी सांसें अपने इनकार के बावजूद नहीं रुकी थी। क्यों? क्योंकि इनकी सांस इनको मिली मोहलत की अलामत है। महमल बीबी, किसी के गुनाह कितने ही शदीद हों, अगर सांस बाकी है तो उम्मीद है, शायद कि वो लौट आए। वो रब तो इन नाफरमानों से मायूस नहीं हुआ, तो फिर तुम क्यों हुई? कोई इसके अंदर बोला था। वो जैसे सन्नाटे में आ गई। कितनी जल्दी वो ना मानने वालों से मायूस हो गई, इन पे कुड़ने लगी। फिर क्यों वो किसी की हरदर्मी देखकर ये फर्ज कर बैठी कि वो कभी बदल नहीं सकती? क्यों इसने मायूस होकर बस्ती छोड़ दी? इसकी आंखों से आंसू उबल पड़े। बेख्तियार इसने दुआ के लिए हाथ उठाए। नहीं कोई, अल्लाह तेरे सिवा पाक है तू, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। नदामत के आंसू इसके गालों पे लड़क रहे थे। इसे बस्ती नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर कुछ लोग कुरान नहीं सुनना चाहते तो क्या, तो कोई तो होगा जो इसे सुनना चाहेगा। खुद वो क्या थी? कुरान को उस रोज छत पे खोलते ही बिदक उठने वाली आज किधर थी? सिर्फ इस सियाफाम लड़की की जरा सी कोशिश, जरा से तजस्सुस को भड़काने वाले अमल से वो किसी न किसी तरह आज इधर पहुंच गई थी कि अल्लाह इससे बात कर रहा था। फिर अपनी पारसाई पे गुरूर और दूसरे की तहकीर कैसी? इसके आंसू अभी बह रहे थे कि ड्राइवर सामने से आता दिखाई दिया। इसके दोनों हाथों में पानी की बोतलें थी, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए रास्ता निकाल ही देता है। बेख्तियार इसके लबों से निकला था। इसे लगा इसकी तौबा शायद कबूल हो गई थी। कभी कभी इसे लगता था ईमान और तकवा भी सांस सीढ़ी के खेल की तरह होता है। एक सही कदम किसी मिराज पर पहुंचा देता है, तो दूसरा गलत कदम गहरी खाई में। इसने बेख्तियार सोचा था। गाड़ी घर के सामने रुकी और ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। चौकीदार गेट खोल ही रहा था
जब इसकी निगाह साथ वाले बंगले पर पड़ी। तुम जाओ, मैं आती हूँ। वो सबक रफ्तारी से बाहर निकली। ब्रिगेडियर साहब का चौकीदार वहीं गेट पे खड़ा था। इसने फौरन गेट खंगाला। सुनो, ये अपने साहब को दे देना और चंद पॉम्फलेट्स निकालकर इसकी तरफ बढ़ाए। इनसे कहना ये अमानत है, चाहे तो पढ़ लें, कोई दबाव नहीं, मगर मैं वापस जरूर लेने आऊंगी। पकड़ लो ना। मुतज़ब्ज़िब खड़े हुए चौकीदार का पॉम्फलेट जबरदस्ती थमाया और वापस घर की जानिब भूले। कोई तो होगा जो इसे सुनना चाहेगा, आज नहीं, कल नहीं, मगर कभी तो वो इन पॉम्फलेट्स को खोलेंगे। नेक्स्ट पार्ट। कॉरिडोर में लगा सॉफ्ट बोर्ड आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा था, या शायद इस कैलीग्राफी के किनारों पे लगी अफशां की चमक थी जो सॉफ्ट बोर्ड के वश में आवेजा थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दीवार के करीब आई। कैलीग्राफी बहुत खूबसूरत थी। इसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बेटे इब्राहिम की वफात के मौके पर कहे गए अल्फाज रकम थे। वो गर्दन उठाए इन अल्फाज को पढ़ने लगी। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी रोते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने औफ, ये रहमत और शफकत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से रो पड़े और फरमाए, बेशक आंख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, लेकिन हम जुबान से वही बात निकालेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। ए इब्राहिम, बेशक हम तेरी जुदाई पे बहुत गमज़दा हैं। वह महसूर सी इसी तरह गर्दन ऊंची उठाए खड़ी वो अल्फाज बार बार पढ़ती गई। कुछ था इनमें जो इसे बार बार खींचता था और वहां से जा ही नहीं पा रही थी। जाने के लिए कदम उठाती, मगर वो अल्फाज इसे रोक देते और वो वाकई फिर से रुक जाती। जब तफसीर की क्लास का वक्त होने लगा तो वह बमुश्किल खुद को वहां से खींच लाई। कुरान खोलते हुए नजर दरमियान के किसी सफ़े पे पड़ी। हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है। वो सफ़े पीछे पलटने लगे। उंगली से वर्क पलटते हुए एक और जगह यूं ही निगाह फिसली। आज तुम एक मौत ना मांगो, बल्कि आज तुम कई मौतें मांगो। वह सर झटक कर अपने सबक पे आई। आज की पहली आयत ही ये थी, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम में से किसी एक पे मौत हाजिर हो जाए, मुझे क्या हो गया है? वो बेबसी से मुस्कुरा कर रह गई। आज तो सारी मौत की आयतें पढ़ रही हूँ, कहीं मैं मरने तो नहीं वाली। ओफ महमल, फजूल मत सोचो और सबक पे तवज्जो दो। वो सर झटक कर नोट्स लेने लगी। मौत की वसीयत के मुतालिक आयत पढ़ी जा रही थी। इसे याद आया, अभी इसने एक हदीस भी कुछ ऐसी ही पढ़ी थी। अचानक लिखते लिखते इसका कलम फिसल गया। वो रुक गई और फिर आहिस्ता से सर उठाया। क्या कोई मरने वाला है? इसका दिल जोर से धड़का था। वो जो कुरान में पढ़ती थी वो इसके साथ पेश आ जाता था या आने वाला होता था, कभी माजी, कभी हाल और कभी मुस्तकबिल। कोई लफ्ज बेमकसद बेवजह इसकी आंखों से नहीं गुजरता था। फिर आज वो क्यों बार बार एक ही तरह की आयत पढ़ रही थी? क्या कोई मरने वाला था? क्या कोई इसे छोड़ के जाने वाला था? कैसे कुरान ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था, इसे सब्र करने को कह रहा था, मगर क्यों? क्या होने वाला था? वो बेचैनी से कुरान के सफ़े आगे पलटने लगी। और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक सतर पढ़कर इसने ढेर सारे वर्क उल्टे। सब्र करने वाले अपना सिला पूरा पढ़े बगैर उसने आखिर से कुरान खोला और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहो। और फिर वो सफ़े तेज तेज पलटती, एक नजर से सब गुजारती जा रही थी। और कोई नहीं जानता वो कौन सी जमीन पे मरेगा। महमल का दम घुटने लगा। बेख्तियार घबराकर इसने कुरान बंद किया। इसे पसीना आ रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ होने वाला था। क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? शायद नहीं। इसमें इतना सब्र नहीं है कि वो कुछ ना बर्दाश्त कर पाएगी। तभी भी नहीं। इसने वहशत से इधर उधर देखा। मैडम मिसबा का लेक्चर जारी था। लड़कियां सर झुकाए नोट्स ले रही थी। कोई इसकी तरफ मुतवज्जा ना था। इसने जरा सी गर्दन उठाई। ऊपर छत थी। छत के पार आसमान था। वहां कोई इसकी तरफ जरूर मुतवज्जा था, मगर वहशत इतनी थी कि वो दुआ ना मांग सकी। तभी आया अम्मा इसे दरवाजे में नजर आई। इनके हाथ में एक चिट थी। वो मैडम मिसबा के पास गई और चिट इनकी तरफ बढ़ाई। मैडम ने लेक्चर रोक दिया और चिट थामी। महमल बिना पलक झपके इनको देख रही थी। मैडम मिसबा ने चिट पढ़कर सर उठाया, एक निगाह पूरी क्लास पर डाली, फिर चेहरा माइक के करीब किया। महमल, इब्राहिम, प्लीज इधर आ जाएं।
और इसे लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। वो जान गई थी कोई मरने वाला नहीं था, अब किसी को नहीं मरना था। इसका नाम पुकारा जा रहा था। इसकी एक ही वजह थी, जिसे मरना था वो मर चुका था। कहीं कोई इसका प्यारा मर चुका था। कुरान ख्वाल नहीं निकालता था, सिर्फ आने वाले हालात के लिए तैयार करता था। यकीनन इसके आयात पढ़ने से कबल ही कोई मर चुका था। वो नींद जहां कदमों से उठी और मैडम की तरफ बढ़ी। आंख आंसू बहाती है, दिल गमगीन है, मगर हम जुबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। ए इब्राहिम, बेशक हम तेरी जुदाई पे बहुत गमज़दा हैं। सदियों पहले किसी के कहे गए अल्फाज की बाज़गश्त इसे सारे हॉल में सुनाई दे रही थी। बाकी सारी आवाजें बंद हो गई थी। इसके कान बंद हो गए थे, जुबान बंद हो गई थी। बस वो एक आवाज इसके जहन में गूंज रही थी। आंख आंसू बहाती है, दिल गमगीन है। वो बमुश्किल मैडम इस्मा के सामने खड़ी हुई। जी मैडम, आपका ड्राइवर आपको लेने आया है, इमरजेंसी, आपको घर जाना। मगर वो पूरी बात सुने बगैर ही सीढ़ियों की तरफ भागी, नंगे पांव जीने फैलाती वो तेजी से ऊपर आई थी। जूतों का रह एक तरफ रखा था, मगर महमल के इस वक्त जूतों का होश ना था। वो संगे मरमर के फर्श में नंगे पांव दौड़ती जा रही थी। गुफरान चचा की कार सामने खड़ी थी। ड्राइवर दरवाजा खोले मुंतजिर खड़ा था। इसका दिल डूब कर उभरा। बीबी आप प्लीज खामोश रहो। वो बमुश्किल जब्त करती अंदर बैठी और जल्दी चलो। इसका दिल में धड़क रहा था, गोया अभी सीना तोड़कर बाहर आ गिरेगा। आगा हाउस का मेन गेट पूरा खुला था। बाहर गाड़ियों की कतार लगी थी। ड्राइवर पे लोगों का जमा गफीर था, इकट्ठा था। गाड़ी अभी गेट के बाहर सड़क पर ही थी कि वो दरवाजा खोलकर बाहर भागी। नंगे पांव तारकोल की सड़क पर जलने लगे थे, मगर इस वक्त जलन की परवाह किसे थी। इसने रश में घिरे आगा जान को देखा, गुफरान चचा को देखा, हसन को देखा। वो सब इसकी तरफ बढ़े थे, मगर वो अंदर की तरफ लपक रही थी। लोगों को इधर उधर हटाती वो इन आवाजों तक पहुंचना चाहती थी जो लॉन से आ रही थी। औरतों के बैन, रोने, आह बका की आवाजें। लोग हटकर इस सफेद यूनिफॉर्म और गुलाबी स्कार्फ वाली लड़की को रास्ता देने लगे थे। वो भागती हुई लॉन तक आई और फिर घास के दहाने पर बेख्तियार रुक गई। लॉन में औरतों का एक हजूम इकट्ठा था। दरमियान में चारपाई रखी थी, इस पे कोई सफेद चादर ओढ़े लेटा था। चारपाई के चारों तरफ औरतें रो रही थी। इनके चेहरे गिरमिट हो रहे थे। एक फिजा चची थी और हाँ नायमा चची भी थी, और वो सीने पे दो हथर मारकर रोती रजिया फुप्पो थी, और वो ऊंची आवाज में बैन करती मेहताब ताई थी। सब तो इधर मौजूद थे। फिर कौन था इस चारपाई पे? कौन था वो? इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। वहां सारा खानदान इकट्ठा था, बस एक चेहरा ना था, अम्मा। इसके लब फड़फड़ाए। इसने इन्हें पुकारने के लिए लब खोले, मगर आवाज ने गोया साथ छोड़ दिया। वो वैसे से इधर उधर देखने लगी। शायद इसकी माँ किसी कोने में बैठी हो, मगर वो कहीं ना थी। इसकी माँ कहीं ना थी। महमल, महमल, वो औरतें से पुकार रही थी। उठ उठकर इसे गले लगा रही थी। किसी ने रास्ते बना दिया, किसी ने तो कोई मैयत के पास से हट गया। कोई इसे हाथ से पकड़कर चारपाई के करीब ले आया। किसी ने शानों पर जोर देकर इसे बिठा दिया। किसी ने मैयत के चेहरे से सफेद चादर हटा दी। कौन क्या कर रहा था इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारी आवाजें आना बंद हो गई थी। इर्द गिर्द की औरतों के लब हिल रहे थे, मगर वो सुन ना पा रही थी कि वो क्या कह रही हैं, रो रही हैं या हंस रही हैं। वो तो बस यकटक बिना पलक झपके इस जर्द चेहरे को देख रही थी जो चारपाई पर आंखें मौंदे लेटा था। नथनों में रुई थी और चेहरे के गिर्द सफेद पट्टी थी। वो चेहरा वाकई अम्मा से बहुत मिलता था, बिल्कुल जैसे अम्मा का चेहरा, और शायद वो अम्मा का चेहरा ही था। इसे बस एक पल लगा था यकीन आने में, और फिर इसने चाहा कि वो भी धारे मारकर रोने लगे, नोहा करे, बैन करे, जोर जोर से चिल्लाए। मगर वो रहमतुल्लिल आलमीन के कहे गए अल्फाज, मगर हम जुबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। और इसके लब खुले रह गए। आवाज हलक में ही दम तोड़ गई। जबान हिलने से इनकारी हो गई। इसका शिद्दत से दिल चाहा कि अपना सर पीटे, सीने पे दो हत्थे मारकर बैन करे, दुपट्टा फाड़ डाले और इतना चीख चीख कर रोए कि आसमान हिल जाए। और फिर इसने हाथ उठाए भी, मगर नहा करने वाली अगर तौबा किए बगैर मर गई तो इसके लिए तारकोल के कपड़े और आग शोले की कमीज होगी। जो गिरेबान चाह करे और रुखसार पर तमांचे मारे और बैन करे, वो हम में से नहीं। ये हिदायत तो अबद तक के लिए थी। इसके हाथ उठने से इनकारी हो गए। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन लब खामोश थे। इसे रुलाओ, इसे कहो ऊंचा रो ले, वरना पागल हो जाएगी। इसे कहो दिल हल्का कर ले। बहुत सी औरतें इसके करीब जोर जोर से कह रही थीं, मेरी बच्ची।
ताई मेहताब ने रोते हुए इसे गले से लगा लिया। वो इसी तरह साकत से बैठी माँ की मैयत को देख रही थी। आंखों से आंसू गिरकर गर्दन पर लड़क रहे थे। इसका पूरा चेहरा भीग गया था, मगर जुबान नहीं हिलती थी। मुसर्रत तो ठीक ठाक थी, फिर कैसे? बस सुबह कहने लगी, सीने में दर्द है। हम फौरन अस्पताल ले गए, मगर अधूरी अधूरी सी आवाज इसके गिर से आ रही थी, मगर इसे सुनाई ना दे रही थी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। इसे लगा इसे चक्कर आ रहे हैं। अजीब सी घुटन थी। इसका सांस बंद होने लगा था। वो एकदम उठी और औरतों को हटाती अंदर भाग गई। नेक्स्ट पार्ट। किसी ने दरवाजे पे हल्की सी दस्तक की, एक दफा, दो दफा, फिर तीसरी दफा। इसने घुटनों पे रखा सर हौले से उठाया। दरवाजा बज रहा था। वो आहिस्ता से उठी, बेड से उतरी, स्लीपर पाँव में डाले और कुंडी खोली। बाहर फिजा चची खड़ी थी। महमल बेटा, तुम्हारे आगा जान तुम्हें बुला रहे हैं, आती हूँ, इसने हाले से कहा तो फिजा चची पलट गई। वो कुछ देर यूं ही इधर खड़ी रही, फिर बाहर आ गई। सीढ़ियों के करीब लगे आईने के पास गुजरते हुए वो पल भर को रुकी। इसका अक्स भी रुककर इसे देख रहा था। हल्के नीले रंग की सलवार कमीज पे सफेद मलमल का दुपट्टा सर पे लिए वो कमजोर कसमुर्दा सी लग रही थी। हाँ, शायद वो ही थी। सफेद दुपट्टे के हाले में इसका चेहरा कमलाया हुआ लग रहा था। आंखों के गिर्द हल्के थे। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। आगा जान के कमरे में सब चचा और चचियां मौजूद थे। वसीम भी एक तरफ खड़ा था। और महमल, इसे आते देखकर आगा जान ने सामने सोफे की तरफ इशारा किया। आज अम्मा को गुजरे चौथा दिन था और वो घर वालों का रवैया पहले की निस्बत अब खासा नरम था। वो चुपचाप सोफे पे बैठ गई। उस सुबह जब मुसर्रत की डेथ हुई, इसने दर्द शुरू होते ही ये कुछ चीजें वसीयत नहीं थी तुम्हारे लिए। इसे लग रहा था वो अब मजीद नहीं जी पाएगी। हमने सोचा तुम्हें दे दी जाए। उन्होंने एक तरफ रखा डब्बा उठाया। महमल ने सर उठाकर डब्बे को देखा। ये डब्बा अम्मा के जेवरात का था। वो इसे हमेशा ताला लगाकर अलमारी के निचले खाने में रखती थी। ये एक डब्बा था। इसकी ये चाबी है, तुम खुद देख लो। और साथ ये कुछ रकम थी जो इनकी जमा पूंजी थी। इसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दूं, मगर मैंने सोचा कि मैं ये तुम्हारे ही हवाले कर दूं। तुम बेहतर फैसला कर सकती हो। उन्होंने एक खुला हुआ लिफाफा डब्बे के ऊपर रखा। महमल ने आहिस्ता से लिफाफा उठाया और खोलकर देखा। अंदर हजार हजार के कई नोट थे। शायद अम्मा ने इसके जहेज के लिए रखे थे। इसका दिल भर आया। इसने लिफाफा एक तरफ रखा और चाबी से कासनी डब्बे का ताला खोला। अंदर कुछ जेवरात थे, खालिस सोने के जुड़ाव जेवरात। इसने डब्बा बंद कर दिया। मालूम नहीं अम्मा ने कब से संभाल के रखे थे। वसीम समेत सब लोग इस वसीयत के वक्त मौजूद थे। तुम सबसे पूछ सकती हो मैंने तुम्हारा हक पूरा अदा कर दिया है या नहीं। इसने भीगी आंखें उठाई। सामने सोफों और कुर्सियों पर बैठे तमाम नफूस के चेहरे मुतमईन थे, मुतमईन और बेनियाज। चीजें तो आपने अदा कर दी हैं आगा भाई, मगर मुसर्रत की वसीयत दफ्तर। फिजा चची ने इस तरह से पहलू बदला। ओह फिजा, अभी इसकी माँ को गुजरे दिन ही कितने हुए हैं। ताई मेहताब ने निगाहों से तंबीह की। मगर भाई, मुसर्रत ने कहा था कि जल्द अज जल्द। रहने दो फिजा, हम इसका फैसला महमल पर छोड़ चुके हैं। इसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, मगर एटलीस्ट इसे बता तो दें। अभी इसका गम तो हल्का होने दो। फिर इनकी दबी दबी सरगोशियां इसे बेचैन कर गईं। ताई अम्मा, क्या बात है? अम्मा ने कुछ और भी कहा था? सब एकदम खामोश से होकर एक दूसरे को देखने लगे। महमल, मैं तुम्हें कुछ दिन तक बता दूंगी, अभी इस किस्से को छोड़। प्लीज ताई अम्मा, मुझे बताएं। मगर तुम्हारा गम अभी, मैं ठीक हूँ, मुझे बताएं। इसने बेचैनी से बात काटी। ताई मेहताब ने एक नजर सबको देखा, फिर कदरे हिचकिचाकर गोया हूँ। बात यह है कि मुसर्रत ने मरने से पहले वसीम को बुलाकर इन सब के सामने तुम्हारे आगाजान से कहा था कि वो अगर बच ना सके तो जितनी जल्दी हो वो महमल को वसीम की दुल्हन बनाकर सहारा दें। इसको बेआसरा ना छोड़े। और तुम्हारे आगाजान ने इससे वादा कर लिया कि वो ऐसा ही करेंगे। वो अपनी जगह सुनी सी हो गई। जमीन जैसे कदमों तले से सिरकने लगी और आसमान सर से हटने लगा था। अम्मा ने ये सब कहा? हाँ, ये सब लोग जो यहाँ हैं इस बात के गवाह हैं। तुम किसी से भी पूछ लो। वो एकदम बिल्कुल चुप सी हो गई। अजीब सी बात थी, इसे यकीन ना आ रहा था। लेकिन महमल ने
लेकिन महमल, हमने ये फैसला तुम पे छोड़ दिया है। तुम चाहो तो ये शादी करो, चाहो तो ना करो। हमने तुम्हें इसलिए आगाह कर दिया कि ये तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी, कि तुम पे मुनासिर है कि तुम इसकी बात रखती हो या नहीं। हम में से कोई तुम पे जोर नहीं डालेगा। वो सर झुकाए कासिम डब्बे को देख रही थी, जहन में जैसे चक्कर चल रहे थे। मगर ये डब्बा और लिफाफा सबूत था कि ये वसीयत वाकई इसकी माँ ने की थी। अगर तुम्हें मंजूर है तो हम अगले जुम्मे को निकाह रख लेते हैं कि मुशर्रफ की ख्वाहिश थी ये काम जल्द अज जल्द किया जाए। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, जो तुम चाहोगी वही होगा। मेहताब ताई इतना कहकर खामोश हो गई। उसने हौले से सर उठाया। सुनहरी आंखें फिर से भीग चुकी थीं। कमरे में मौजूद तमाम नफूस दम साधे से देख रहे थे। मैं अपनी माँ की बात का मान रखूंगी। आप जब कहेंगे मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फिर वो रुकी नहीं, डब्बा और लिफाफा उठाकर तेजी से कमरे से निकल गई। नेक्स्ट पार्ट। वो किचन में कुर्सी पे बैठी थी, हाथ में सुबह और शाम की दुआओं और अस्कार की किताब थी। वो मुनहमिक सी पढ़कर दुआ मांग रही थी। हमने सुबह की फितरत, इस्लाम पे और कलमा इखलास पे और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे और अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पे, जो यकसों मुसलमान थे और मुशरिकों में से ना थे। महमल, किसी ने जोर से किचन का दरवाजा खोला। इसने चौंक कर सर उठाया। सामिया उजरत में अंदर दाखिल हुई थी। तुमसे कोई मिलने आया है, ड्राइंग रूम में है, जाओ मिल लो। कौन है? वही पुलिस वाला, वो कहकर पलट गई। हुमायूं आया है? वो कितनी ही देर किताब हाथ में लिए बैठी रही, फिर आहिस्ता से इसे बंद किया। स्लेब पर रखा लिबास की शिकने दुरुस्त की, से दुपट्टा ठीक से सर पे लेकर बाहर आ गई। ड्राइंग रूम से बातों की आवाजें आ रही थी, जैसे दो लोग गुफ्तगू में मशगूल हों। ये हुमायूं से कौन बातें कर रहा है? वो उलझती हुई अंदर आई। ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल के दरमियान सफेद जालीदार पर्दा था। वो पर्दे के पीछे जरा देर को रुकी। सामने बड़े सोफे पे हुमायूं बैठा था। इसके बिल्कुल मुकाबले सिंगल सोफे पे आरजू बैठी थी। टांग पर टांग रखे आधी पंडली तक ट्राउजर पहने वो अपने मखसूस बेनियाज हुलिये में थी। कटे हुए बालों पर हाथ फेरती वो हंस हंसकर हुमायूं से कुछ कह रही थी। जाने क्यों इसे ये अच्छा ना लगा। इसने हाथ से पर्दा वो समेटा और अंदर कदम रखा। वो जैसे इसे देखकर कुछ कहते कहते रुका और फिर बेख्तियार खड़ा हो गया। ब्लू शर्ट और ग्रे पैंट में मलबूस वो हमेशा की तरह बहुत शानदार लग रहा था। आगा जान इसे पसंद नहीं करते थे, मगर फिर भी इसे अंदर आने दे दिया गया। शायद इसलिए कि अब वो इनकी बहू बनने वाली थी और उसको वो नाराज नहीं करना चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम, वो आहिस्ता से कहकर सामने सोफे पर बैठ गई। आरजू के चेहरे पर जरा सी नागवारी उभरी, जिसे हुमायूं ने नहीं देखा था। वो पूरी तरह महमल की तरफ मुतवज्जा था। मुझे मिसेस इब्राहिम की डेथ का पता बहुत देर से चला। मैं कराची गया हुआ था, आज ही आया हूँ। फरिश्ते ने जैसे ही बताया मैं आ गया। आई एम सॉरी महमल। वापस सोफे पे बैठते हुए वो बहुत तासुब से कह रहा था। महमल ने जवाब देने से पहले एक नजर आरजू को देखा। आरजू बाजी, आप जा सकती हैं, मैं आ गई हूँ। हाँ श्योर। आरजू उठ खड़ी हुई, मगर जाते हुए इनको शादी का कार्ड दे देना। इस्तेज़ाइया मुस्कुराकर वो गोया जता गई थी। महमल के सीने में होक सी उठी। किसकी शादी? वो चौंका था। महमल की शादी वसीम के साथ। आपको नहीं पता एएसपी साहब, इस फ्राइडे को निकाह है इनका। आप जरूर आइएगा, मैं आपका कार्ड निकलवा देती हूँ। ठहरिए, वो खुश दिली से कहती बाहर निकल गई। कितने ही लम्हे खामोशी की नजर हो गई। ये क्या कह रही थी? वो बोला तो इसकी आवाज हैरत में थी, बेपनाह हैरत। ठीक कह रही थी। वह सर झुकाए नाखून खुरचती रही। मगर क्यों महमल? आप गालिबन ताजियत के लिए आए थे। पहले मेरी बात का जवाब दो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं आपके सामने जवाब दे नहीं हूँ। इसने कुल मिलाकर सर उठाया। वो मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। मरते वक्त उन्होंने ये वसीयत की थी। तुम्हें कैसे पता? तुम तो इनकी डेथ के वक्त मस्जिद में थी। हाँ, मगर उन्होंने आगाजान से कहा था। सब लोग वहां मौजूद थे, सब गवाह हैं। वो मुठ्ठियां भींच कर रह गया। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर डाले। तुम इंतहाई बेवकूफ और अहमक हो। मैं अपनी माँ की बात का मान रखना चाहती हूँ, इसमें क्या हमाकत है? वो चिढ़ गई। नादान लड़की, तुम्हें ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, इस्तेहसाल कर रहे हैं। करने दें, आपको क्या? वो पैर पटक कर खड़ी होगी। आप मेरे कौन है वो जो मुझसे पूछगछ कर रहे हैं? मैं जो भी हूँ, मगर तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। वो भी साथ ही खड़ा हुआ और इसकी आवाज में बेबसी थी। कुछ कभी
यही बात इसने बहुत अक्खड़ लहजे में भी कही थी जब वो मस्जिद के बाहर इसे लेने आया था इस रात की सुबह जो इसकी जिंदगी उजाड़ गई। अगर आपके दिल में मेरी माँ का जरा सा भी एहतराम है तो मुझे वो करने दें जो मेरी माँ चाहती थी। माँ बाप कभी भी औलाद का बुरा नहीं चाहते, इसमें कोई बेहतरी होगी, आप जा सकते हैं। वो एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। उस पल पर्दा हटाकर आरजू नमूदार हुई। आपका कार्ड, आइएगा जरूर। इसने मुस्कुराकर कार्ड हुमायूं की तरफ बढ़ाया। हुमायूं ने एक कहर आलूद नजर कार्ड पर डाली और दूसरी महमल पर, फिर लंबे डाक भरता बाहर निकल गया। नो प्रॉब्लम। आरजू ने शाने झुकाकर कार्ड लिए वापस मुड़ गई। अम्मा, वो करा कर सोफे पर गिर सी गई। ये अम्मा इसे किस मंजार में छोड़कर चली गई थी? क्यों क्यों किया उन्होंने ये फैसला? क्यों अम्मा? वो दोनों हाथों में सर गिराए सोचती रह गई। यहाँ होती है हमारी ये एपिसोड खत्म और नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि क्या वाकई महमल की अम्मा ने ये नसीहत की थी या ये आगा जान और ताई महताब और उस पूरे खानदान की मिली कोई प्लानिंग थी महमल को ट्रैप करने की। तो इस रात से पर्दा उठने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।